स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है खुशी क्लासेस में। हम कल नवोदय 2019 के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। उसमें से कुछ और क्वेश्चन है जो 2019 के ही हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए हम सवाल को बनाते हैं। आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में होंगे, सेफ से रहेंगे, बार बार हाथ को धोएंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे घर से बाहर निकलने पर, और आवश्यक हो तभी बाहर निकलें, नहीं तो घर में ही रहें। चलिए हम इस सवाल को देखते हैं क्या होता है। इस सवाल में एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटा बाद चलती है। कहता है कि एक मालगाड़ी जो है ना, एक गाड़ी यात्री गाड़ी के खुलने के बाद वो चलती है 6 घंटे बाद, ठीक है, तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, ठीक है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, बात को समझिए। कहता है एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो यात्री गाड़ी की क्या चाल है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। कहता है क्या स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटा बाद चलती है। एक मालगाड़ी है, रेलवे स्टेशन से 6 घंटा पहले ही खुल चुकी है, उसके 6 घंटा खुलने के बाद ये यात्री गाड़ी खुलती है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और 4 घंटे में ही मालगाड़ी से आगे हो जाती है। 4 घंटे में क्या हो जाती है? मालगाड़ी से आगे। अब देखिए मालगाड़ी की चाल क्या होगी। अब तुमको पता नहीं है मालगाड़ी किस चाल से चल रही है। हम क्या करते हैं कि मालगाड़ी के चाल को क्या मान लेते हैं? मानते हैं मालगाड़ी का चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा। आपको 2-3 तरीके से बताने का हम प्रयास करेंगे। पहले एक तरीका से सोचने का प्रयास कीजिए। मालगाड़ी की जो है चाल, मालगाड़ी की चाल को हम मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये मान लिए मालगाड़ी की चाल। अब देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालगाड़ी चल रही है, कितना दूरी है पता नहीं है, लेकिन 6 घंटे बाद जो है ना, 6 घंटा पहले ही वो चल रही है मालगाड़ी, तो 6 घंटे में वो कितना दूरी तय की गई होगी? 6 घंटे में तय की गई दूरी पता तो नहीं है, लेकिन ये तो जानते हैं 6 घंटे में 6 गुना x, ये 6x किलोमीटर की दूरी तय की होगी। इससे पहले हम कुछ बात पे और चर्चा करेंगे कि क्यों हम ये दूरी कैसे निकालें। तो आप देखे होंगे कि ये चाल और गुना समय की तो दूरी निकल गया, लेकिन कुछ इससे संबंधित कुछ बात है जो आपको देखना चाहिए। देखिए फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसी से सारा कुछ निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। और समय बराबर क्या होगा? समय अगर निकालना हो तो क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल करेंगे, क्या निकल जाएगा? समय। समय बराबर क्या होगा? समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। अब ये सारा बात आप देख लीजिए। इसी से संबंधित ये भी था। ये क्या था? 6 घंटा समय लगा था, और हम माना मालगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो मालगाड़ी कितना दूरी तय किया होगा? 6x किलोमीटर दूरी तय किया होगा। अब देखिए सवारी गाड़ी का चाल। सवारी गाड़ी की चाल क्या है? सवारी गाड़ी की चाल कितनी है? सवारी गाड़ी की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सवारी गाड़ी की चाल क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको क्या करना है? क्या पूछ रहा है? मालगाड़ी की चाल पूछ रही है। मालगाड़ी की चाल, मेरे दिमाग में ये हमेशा रहना चाहिए, हमको चाल पूछा जा रहा है। अब देखिए ये कोई स्टेशन है, ये कोई स्टेशन मान लीजिए कि ए हो, कोई बी हो, कोई दूरी बी हो, इस दोनों के बीच की मान लीजिए कुछ दूरी होगी, ये तो पता नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मालगाड़ी भी और सवारी गाड़ी भी, समय लगेगा सवाल को समझने में, लेकिन आप जरूर समझ जाएंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। मालगाड़ी भी इसी दिशा में
और सवारी गाड़ी भी इसी दिशा में। अगर दोनों सेम दिशा में जाए तो उसको कहते हैं सापेक्ष। क्या कहते हैं? सापेक्ष गति। सापेक्ष गति कर रही है मतलब समान दिशा में ही गति कर रही है। सापेक्ष गति में क्या होता है? चाल में अंतर हो जाता है, चाल घट जाता है। सापेक्ष गति में क्या होता है? चाल में अंतर हो जाता है। तो देखिए सापेक्ष गति है। अब क्या है? मालगाड़ी क्या माने हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा माने है ना। सवारी गाड़ी का चाल क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष गति है, सापेक्ष गति है। तो देखिए सापेक्ष गति में क्या करेंगे? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, घटाओ x, ये होगा इसका चाल। अगर पूछे चाल क्या है तो चाल ये है। अब देखिए चाल निकाल लिए, दूरी बटा समय। क्या होगा? दूरी बटा समय। दूरी कैसे निकालेंगे? अब देखिए कि क्या है। अब देखिए मालगाड़ी का आपके पास निकल गया सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल निकालने का मतलब अगर ये चाल है मेरा, अगर ये चाल है तो हम चाल के लिए क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? दूरी। और क्या यूज करेंगे? बटे समय। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ये चाल अगर हो, ये क्या होगा? दूरी। ये क्या होगा? समय। अब देखिए दूरी मेरे पास क्या है? तो दूरी मेरे पास ये निकाले हुए है दूरी 6x। दूरी क्या है? 6x। समय क्या है मेरा? बताइए समय क्या है? 4। अब इसी का कैलकुलेट कर देते हैं, निकल जाएगा। देखिए 8 चौका 32, 320 माइनस 4 इंटू एक्स, 4x बराबर 6x। अब इसको इस तरफ कर देते हैं, 320 इक्वल टू 6x माइनस 4x। तो क्या हो जाएगा? 6x में 4x जाएगा 2x। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 320। 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस होगा, सॉरी ये माइनस 4x इस तरफ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। ये हो जाएगा 10x, सॉरी ये 10x हो जाएगा। 10x बराबर क्या हो जाएगा? 320। x बराबर क्या हो जाएगा? 320 बटा 10। 0 0 कट गया। x बराबर क्या हो गया? 32। यही पूछ रहा था। x क्या माने थे? मालगाड़ी की चाल। तो x बराबर क्या हो गया? 32 किलोमीटर प्रति घंटा मालगाड़ी की चाल हुई। ये एक नियम हुआ। अब दूसरे नियम से भी इसको बनाएंगे। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और लिख लीजिए, और दूसरे नियम से भी हम आपको बताएंगे। ओके, चलिए हम दूसरे विधि से भी इसको देखते हैं कैसे बनेगा सवाल। दूसरे विधि से भी देखते हैं क्या होगा। देखिए सवाल से ही आंसर मिल जाता है। सवाल से ही क्या मिल जाता है? आंसर। देखिए कैसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये कौन चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से? सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। अब देखिए कहता है कि 6 घंटा बाद जबकि चलती है ये सब। मालगाड़ी 6 घंटा पहले ही चल जाती है और सवारी गाड़ी 6 घंटा बाद चलती है। इसका मतलब है कि मालगाड़ी प्लस सवारी गाड़ी कितना समय लेता है जाने में? तो 6 घंटा पहले ही खुलती है और 4 घंटा सवारी गाड़ी और चलती है। इसके 6 घंटा चलने के बाद 6 घंटा जब मालगाड़ी चल लेती है तब सवारी गाड़ी खुलती है और 4 घंटा में ही पीछे कर देती है। तो 6 घंटा तक तो ये चली है मालगाड़ी और ये 4 घंटा, तो मतलब टोटल कितना? 10। अब देखिए कि सवारी गाड़ी द्वारा 4 घंटा में कितना दूरी तय करता है। ऐसे समझिएगा कि सवारी गाड़ी द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी कितना तय की गई की दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल 80 है और समय लगा है उसको 4, तो 320। अब देखिए यहीं पे आपको समझना एकदम बहुत जरूरी है कि जैसे कि 320 किलोमीटर हो गया मेरा पूरा दूरी। कहता है कि 4 घंटा बाद उसको पीछे कर देती है। 4 घंटा बाद क्या कर देती है? मालगाड़ी को पीछे कर देती है, जबकि 6 घंटा पहले ही मालगाड़ी चल रही है। तो मालगाड़ी या प्लस दोनों 10 घंटा का कम हुआ।
जब मालगाड़ी चल रही थी तो उस समय सवारी गाड़ी खड़ी नहीं ना थी, सवारी गाड़ी भी चल रही थी। और जब सवारी गाड़ी 4 घंटा बाद चली तो मालगाड़ी खड़ी नहीं थी, मालगाड़ी भी चल रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 6 घंटा पहले मालगाड़ी खुली तो सवारी गाड़ी के खुलने के बाद भी मालगाड़ी चल रही थी, और 4 घंटा बाद जाके पीछे, किसका मतलब टोटल 10 घंटा लगा किसको समय, मालगाड़ी को टोटल कितना समय लगा, 10 घंटा। टोटल मालगाड़ी को 10 घंटे का समय लगा। टोटल मालगाड़ी में कितना समय लगा, 10 घंटे का समय लगा। अब देखिए आपके पास ये दूरी है, आपके पास समय है, तो देखिए अब टोटल दूरी क्या हुआ, टोटल दूरी 320 किलोमीटर, और टोटल समय किसका है, समय ये टोटल दूरी तो दोनों गाड़ी के लिए समान है, सवारी गाड़ी के लिए भी और मालगाड़ी के लिए भी दूरी दोनों का समान है। क्यों, कैसी दूरी निकाल लिए, क्योंकि 4 घंटे बाद जो है कि सवारी गाड़ी पीछे कर देती है, दोनों का गुना करके निकाल लिए कि कितना दूरी समय के, इतना दूरी बाद पीछे हो गई, पीछे वाला उस मालगाड़ी की चाल निकाल देते हैं यहाँ से, टोटल समय क्या आ गया, 10 घंटा। अब देखिए कि 10 घंटा ये हो गया, अब यहाँ पे क्या निकालना है, चाल, तो चाल बराबर आपको पता ही है क्या, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी बटा समय में क्या है, 320 बटा 10, 0 0 कट गया, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हुआ, ये आंसर होगा इसका, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस सवाल को। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगर आपको समस्या हुआ कि मतलब नहीं समझ पाए तो आप हमको फोन भी कीजिए कि हम भाई नहीं समझ पाए, हमको फिर से बताइए, तो फिर से आपको बता दिया जाएगा। आप इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं इजली। अगले सवाल की तरफ अब चलेंगे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी सवाल किससे रिलेटेड है, देखिए ये भी सवाल समय, दूरी, चाल से ही संबंधित है। इसमें कहता है कि यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कहता है कि 30 किलोमीटर अगर उसका चाल है ना तो वो 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। मतलब अपना कुछ गंतव्य स्थान हो, मान लीजिए किसी गंतव्य स्थान ए पे जाना है किसी को, ये एक गंतव्य स्थान है, यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति, एक राम है, सपोज मान रहा है ये श्याम है, ये जा रहा है, ये राम जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है ना, तो 10 पहुंच तो रहा है लेकिन 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। किसमें पहुंच रहा है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए 10 मिनट देरी से, कहता है अगर ये श्याम जो है, मानते हैं श्याम, अगर श्याम जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, अगर श्याम 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो ये क्या करता है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो ये क्या करता है कि 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ये पहुंचना जिस समय चाहिए उससे 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, जबकि इसकी चाल क्या है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको पता नहीं है यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, ये दूरी यहाँ से यहाँ क्या है ये पता ही नहीं है। अच्छा देखिए मेरे पास क्या सब है, मेरे पास चाल तो है दोनों का, दोनों के पहुंचने में अंतर क्या लग रहा है, 30 किलोमीटर, दोनों में क्या है 10 मिनट का और 10 मिनट का, दोनों में देखिए फर्क पड़ जाता है। तो 10 मिनट और 10 मिनट 20 मिनट हमको क्या करना पड़ता है, समय मेरा जा रहा है 20 मिनट हम आगे पीछे हो जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेरे चाल में अंतर है। सिंपल सी बात है, अगर हम कम स्पीड में जाएंगे तो देरी से पहुंचेंगे, अगर मेरा स्पीड ज्यादा होगा तो कम समय में पहुंच जाएंगे। यहाँ भी तो वही वाला बात है, 30 किलोमीटर से जाता है तो 10 मिनट क्या होता है, देरी से पहुंचता है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। अर्थात दोनों के चाल के अंतर की वजह से क्या हो रहा है, 20 मिनट हमको समय एक्स्ट्रा लग रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करें, हमको कुछ ना कुछ तो दूरी तय करना पड़ेगा। हमको पता तो नहीं है क्या दूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दूरी निश्चित है। इसका मतलब कि मानते हैं यहां से यहां तक कुछ दूरी होगा, मानते हैं दूरी x किलोमीटर होगा। क्या होगा, x किलोमीटर होगा। प्रश्न कहता है, देखिएगा एकदम, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि यही दूरी क्या करना है, ये दूरी जो है
अगर इतना दूरी को कितना किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चलता है तो कितना 10 मिनट का देरी से पहुंचता है। 10 मिनट किससे पहुंचता है? देरी से। 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। कहता है अंतर देखिए दोनों में क्या है, अंतर क्या है। फिर यहां भी देखिए इसी दूरी को अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब 10 मिनट अगर हम पहले पहुंच रहे हैं, दोनों में समय में क्या है, टोटल कितना समय खपत कर रहे हैं। हम 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, 10 मिनट हो गया। 10 मिनट बाद से पहुंचते हैं, 10 मिनट हो गया। टोटल कितना समय, 20 मिनट का समय जा रहा है। इसका मतलब हमको क्या, मेरे पास हम क्या दूरी ना तय किए हैं, चाल मेरे पास है, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय। देखिए समय मेरे पास निर्धारित है, दूरी बटे चाल के लिए क्या लेंगे हम, यहाँ पे समय तय करेंगे। ये चीज आपको सवाल में अंडरस्टूड होता है, ये समझना ही पड़ेगा कि दूरी बटे अगर चाल लेंगे तो यहाँ समय मिलेगा। ये मिनट है, क्या है ये मिनट है। अब देखिए, अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, x दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा 30 और 42 का एलसीएम। हम सिंपल एलसीएम लेना कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, 30 गुना 42 एलसीएम हो गया ये भी। अब इसको 30 में यहाँ भाग देंगे क्या बचेगा, 42। यहाँ लिख देंगे 42x, घटा देंगे, यहाँ 42 में भाग देंगे 42 कट जाएगा, क्या बचेगा 30x। एलसीएम लेते तो समय लगता है ना, एलसीएम गुणनफल को एलसीएम कहते हैं। कोई एलसीएम लेने का आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल एकदम कूल होते हैं। दोनों गुना कर दिए, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। देखिए 30 गुना 42 किए, अब 10 और 10 20, 10 और 10 क्या होगा 20। अब 20 क्या है, मिनट है, लेकिन हमको यहाँ देख रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिनट है मेरा, मिनट। लेकिन मिनट को घंटा में कैसे बदलेंगे, तो 20 में क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे तो घंटा हो जाएगा। 20 में क्या किए 60 से भाग दे दिए, घंटा हो गया। अब देखिए 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 तिया के 6, 1/3 हो गया, यहाँ कटा लिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, 42 में 30 जाएगा, क्या बचेगा, 42 में 30 गया तो 12/30 गुना 42। इसमें हमको कटाने में भी आसान होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 किए, ये 1/3 आया था, यहाँ पे 6 किए, यहाँ पे क्या होगा बताइए 21, 6 दूनी 12, 21 दूनी 42। अब देखिए 6 पंचे 30, ऐसे भी कटा सकते हैं, 3 सत्ते 21, 7 पचे बताइए 35, 7 पचे 35। यहाँ x था तो यहाँ x रहेगा, ये x 12x यहाँ लिखना भूल गए थे, 12x x। अब देखिए क्या बचा मेरे पास टोटल, अब बच गया x बटे 35, x बटे 35 बराबर 1/1। x को कर देंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर क्या होगा 35। यही होगा किलोमीटर, यही हम माने थे। क्या माने थे, x बराबर इतना किलोमीटर। तो पूछा हम क्या माने थे, माना कि मेरी दूरी क्या होगी x किलोमीटर होगी। तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या आ गया 35 किलोमीटर, ये बन गया आंसर। टोटल इसका क्या होगा दूरी, कितने दूरी 35। अगर आपको लगेगा कि हाँ भाई ये कैसे सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है, 35 किलोमीटर में आप 42 30 से कर देंगे डिवाइड। देखिए दूरी बटे चाल करेंगे तो समय निकल जाएगा, फिर दूरी बटे चाल कर देंगे 42 से। देखिएगा कि एक 10 मिनट पहले और एक 10 मिनट बाद, जो घंटा आएगा उसको मिनट में बदल के आप चेक कर सकते हैं। अगर दिक्कत होगा कि नहीं हुआ तो आप हमको पूछेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब आगे वाले सवाल को देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को एक साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि हमको 2 बात इसमें जानना है। एक तो घन क्या होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, घनाभ कैसा होता है, घनाभ दिखता कैसा है। ये दोनों चीज को हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता ही नहीं हमको चलेगा क्या करना है। उसके बाद क्या कहता है कि 2 ठोस घनों को मिला के घनाभ बनाइए। और देखिए सबसे पहले घन ऐसा होता है, घन ऐसा होता है, घन इस तरह का होता है, देख लीजिए, इसको बोलते हैं हम घन। क्या बोलेंगे इस तरह को, घन। घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ समान होता है, हर चीज समान, हर चीज सब कुछ समान होगा। हर क्षेत्र जहां पे आपका नजर जाएगा सब कुछ समान होगा, हर चीज समान। घन में क्या होगा, हर चीज समान, ठीक है। पहले घन को देखिए कैसा होता है, बस आगे घनाभ देखिए कैसा होता है। देखिए घनाभ कैसा होता है, घनाभ ऐसा होता है। कैसा होता है घनाभ, इसी को बोलते हैं हम लोग घनाभ।
घनाभ में क्या होगा, ऊंचाई कुछ और होगा, चौड़ाई कुछ और होगा, लंबाई कुछ और होगा। ठीक है, इस ऐसा रहता है घनाभ, ऐसा होता है घन। सवाल क्या कह रहा है कि दो घन को एक साथ मिलाइए। सपोज कीजिए मेरे पास एक घन ऑलरेडी है, एक घन और मिला देते हैं। एक घन अगर हम और मिलाते हैं, सपोज इस घन को हम इसी जगह मिला देते हैं। देखिएगा एक घन है, सपोज कीजिए कुछ ऐसा घन बनने लगेगा मेरे साथ, कुछ ऐसा घन होगा। जैसे दो घन हम बनाए ना, तो ऐसा कुछ घन मेरे साथ बनेगा। देखिए इस घन को आप छोड़िए, दूसरा एक नया घन आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ये घन है ऐसा कुछ, फिर देखिए ऐसे करके ये घन हुआ। ये दोनों घन आपस में क्या हुआ, मिल गया, दोनों समान घन है दोनों। अब देखिए कहता है इस ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10, सब कुछ 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी। इसमें क्या हुआ सोचिएगा कि लंबाई 20 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया, लंबाई 10 + 10 हो गया ना, ये 10 और इस घन का भी 10, तो 10 और 10 क्या हो गया, 20। अब देखिए चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई तो यही रहेगा ना, यहां से यहां तक ये पूरा घनाभ जैसा हो गया, यहां से यहां तक ये कैसा बन गया, घनाभ जैसा। तो चौड़ाई तो बदलेगा ना, चौड़ाई सेम रहेगा, सॉरी चौड़ाई तो वही रहेगा, लंबाई तो बदलेगा ना। लंबाई देखिए 10 + 10, इस घन का भी 10 और इस घन का भी 10, तो 10 + 10 20, चौड़ाई तो वही रहेगा 10। अब देखिए ऊंचाई भी क्या रहेगा, ऊंचाई भी 10। इसका मतलब कि लंबाई क्या हो गया आपको 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 10 सेंटीमीटर। अब कहता है इसका आयतन क्या होगा, तो घनाभ जैसा है, कैसा है ये आकृति, ये आकृति घनाभ जैसा है। तो घनाभ का आयतन आपको याद होगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, घनाभ का आयतन मिल जाएगा। तो घनाभ का देखिए 20 × 10 × 10 क्या हो गया 2000। अब यहाँ पे सबसे बड़ा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा क्यों, और यहाँ भी है सेंटीमीटर, यहाँ भी है सेंटीमीटर, यहाँ भी है सेंटीमीटर। ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ऐसे भी आपको समझाते हैं, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या बार, 1 2 3 बार, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ऐसे नहीं करते हैं, x गुना x क्या होता है, x⁻³ इसी को बोलते हैं क्यूब। तो यहाँ देखिए हो गया, इसी को बोल 2000 घन सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, अगर पावर 3 हो इसको क्या बोलते हैं, घन। क्या बोलते हैं, घन। आप हमको लगता है अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बहुत अच्छा सवाल था, ये पूछा जाता है इस तरह के सवाल को नवोदय में, ध्यान में रखेंगे आप। चलिए फिर एक देखिए आयत से संबंधित सवाल है, आयत वर्ग से, दोनों का मिला जुला। जैसे उस समय आप देखें ना घन और घनाभ से मिला जुला सवाल था, यहाँ भी आयत और वर्ग से मिला हुआ सवाल। देखिए क्या कहता है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की, ये याद रखना है, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, जितना चौड़ाई होगा उसका दुगना लंबाई होगा, कहने का ये सेंस है। चौड़ाई की दुगनी मतलब जितना चौड़ाई होगा उसका दुगना क्या होगा, लंबाई होगा। चौड़ाई अगर x होगा तो लंबाई क्या होगा, 2 गुना 2x, यही बात कहने का प्रयास कर रहा है। तो पहला लाइन समझिए, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। फिर क्या कहता है कि 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरंगताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। अब पहले आयत कैसा होगा, उसका 1/8 भाग कैसा होगा, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा, क्या होता है कैसे होता है, सीखिए। तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी, अब देखिए पहले आयत बनाते हैं। ये देखिए एक आयत है, आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, फिर एक लंबाई फिर एक चौड़ाई। देखिए अब कहता है क्या कि लंबाई जो है, ये तो लंबाई है, ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। कहता है चौड़ाई की दुगनी है लंबाई। अगर चौड़ाई मानते हैं x मीटर हो
तो लंबाई क्या होगा 2x मीटर। क्या होगा 2x मीटर होगा ना। चौड़ाई अगर x मीटर होगा तो लंबाई क्या होगा 2x मीटर। अब कहता है कि जो इसका जो क्षेत्रफल है, जो आयत का जो क्षेत्रफल है, उसके अंदर एक वर्गाकार तरंगताल है, उसके क्षेत्रफल का 1/8 भाग है। कहता है आयत का जो क्षेत्रफल का 1/8 भाग जो है वही वर्ग का क्षेत्रफल है जो तरंगताल है उस आयत के अंदर। तो मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है, देखिएगा आयत का क्षेत्रफल जो है, जो सवाल कह रहा है आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है 1/8 है। मतलब 1/8 है किसका 1/8वां भाग है आयत के क्षेत्रफल का 1/8 का मतलब गुना आयत के क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल ऐसे लिख के आपको समझा देते हैं। आयत के क्षेत्रफल का 1/8 है किसका बराबर किसका है वर्ग का क्षेत्रफल। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझिए कि आयत के क्षेत्रफल का 1/8 भाग घेरता है कौन वर्ग का तरंगताल जो आयत में बना हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है बताइए क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो जाएगा 2x गुना x का भी मतलब भी क्या होता है गुना 1/8। ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। देखिए वर्ग का क्या है 8 सेंटीमीटर है ना, 8 मीटर है ना, सॉरी 8 मीटर है ना। तो 8 मीटर क्या है वर्ग का एक वर्गाकार तरंगताल इस प्लॉट में। अब देखिए 8 मीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, या तो भुजा गुना भुजा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भुजा गुना भुजा भी। अब देखिए भुजा गुना भुजा का मतलब क्या हुआ भुजा गुना भुजा का मतलब 8 गुना 8 क्या हुआ 8 गुना 8। अब हम इसको मिटा के यहाँ लिख देते हैं 8 गुना 8। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए अब 2 चौके 8 कट गया। x गुना x क्या होता है x स्क्वायर, 1x गुना x स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 को इस तरफ गुना कर लेंगे 8 गुना 4। अब देखिए 8 क्या हो गया बताइए 64। 64 गुना 4 क्या हो जाएगा 256। x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 256। अब इधर देखिए लिखते हैं x स्क्वायर बराबर 56। अगर हम x पर से स्क्वायर हटा लेते हैं तो इस तरफ क्या आता है अंडर रूट में क्या आ जाएगा 256। आप अगर स्क्वायर याद किए होंगे तो आप याद किए होंगे 256 का क्या होता है 16 गुना 16 होगा 2 16 में। देखिए ऐसे भी आप सीख लीजिए 16 गुना 16 2 16 में 1 16 बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 16। तो क्या माने हैं चौड़ाई x, तो चौड़ाई x बराबर क्या हो जाएगा 16 मीटर। लंबाई क्या हो जाएगा 16 गुना 2 बराबर 32 मीटर। तो यहाँ लंबाई ये हो गया क्या चौड़ाई 16 मीटर चौड़ाई और लंबाई हो गया। ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और दूसरा भी अब एक तरीका है, अगर ऐसे समझ गए तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, हम हट जाते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका, एक तरीका तो आप समझ गए, दूसरा तरीका से देखिए कैसे होता है। आप यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, पूछ रहा है लंबाई क्या होगा। तो देखिए ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, तो लंबाई हो गया 32 मीटर। अब आइए अगर पूछता चौड़ाई क्या होगी तो चौड़ाई 16 मीटर होता, लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई बता रहे हैं। अब दूसरा तरीका देखिए, इसको मिटाते हैं। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका भी सेम ऐसा ही है, कुछ समझने के लिए सिर्फ है। देखिएगा कहता है कि 1/8 भाग। अब ये आयत है, इसको हम 1/8 भाग में पहले बांटते हैं। कैसे बांटेंगे देखिए 1/8 भाग। देखिए 2 भाग, देखिएगा 4 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग। ये टोटल क्या हो गया 8 भाग हो गया। अब कहता है कि देखिए अब कह रहा है कि ये जो 1/8वां भाग, तो यही हुआ ना, ये सारा क्या हो गया, ये भाग को बोलते हैं 1/8 भाग। क्या बोलते हैं 1/8 भाग। ये पूरा आयत एक भाग है, लेकिन ये क्या है पूरे आयत का 1/8वां भाग है। अब देखिए कहता है कि 1/8 भाग जो है उसमें क्या है वर्गाकार है, और उसका क्या है लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई सब कुछ क्या होता है वर्गाकार भाग में सब कुछ समान होता है। चारों भुजा आपस में क्या होगा समान। अगर ये 8 है तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। कहता है ये जो है इसका जो क्षेत्रफल है, इस
पूरे आयत का 1/8 है और इसका भुजा कहता है। इसका मतलब कि 64 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 64। तो यहां लिखेंगे कि वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा 8 × 8 64 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1/8 भाग किसके बराबर है 64 मीटर के, 1/8 भाग किसके बराबर है 64 मीटर स्क्वायर के। तो पूरा एक भाग मतलब आयत, पूरा एक भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 64 × 8। तो कर लीजिए गुना, 8 चौके 32 के 2 बाकी रहे 3, 8 6 48 49 50 51 512 क्या हो गया 512 मीटर स्क्वायर। ये पूरा आयत का अब आपको क्षेत्रफल निकलेगा। ये 512 मीटर क्या हुआ पूरे आयत का क्षेत्रफल। कैसे निकाले, क्योंकि 1/8 भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, दिया हुआ था 8 मीटर वर्ग जैसा है, और उसी से निकाल लिए पूरे एक भाग मतलब ये पूरा आयत से हम पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हमको क्या दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई। कहता है कि चौड़ाई क्या है जितना है उसका दोगुना लंबाई है, तो ये हो गया चौड़ाई। तो लंबाई क्या होगा 2x। अब हम आयत का मेरे पास आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इससे क्या करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए 2x × x बराबर क्या होगा 512 मीटर स्क्वायर। यही होता है, यही है आयत का क्षेत्रफल जो हमको दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है लंबाई गुना चौड़ाई, जो लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर क्या दिया हुआ है 512। अब देखिए हम इसको कटा देते हैं 2 से, क्या हो जाएगा बताइए 256। अब x² बराबर क्या हो गया फिर वही 256। अब देखिए फिर x बराबर क्या होगा 256 पे रूट, और x बराबर क्या हो जाएगा 16। अब 16 क्या है चौड़ाई है, तो 16 मीटर क्या हो जाएगा चौड़ाई, तो लंबाई क्या होगा दोगुना होगा 2x, तो 2 × 16 बराबर 32 मीटर। हो गया आंसर। इसी तरह दूसरा तरीका यही है। अब देखिए अब दोनों तरीका से आपको पता है, जो आपको समझ में आए आप बना सकते हैं, सीख सकते हैं। दिक्कत हो तो फोन करके आप पूछ भी सकते हैं। चलिए अब ये देखिए सवाल कुछ कल जैसा एक सवाल आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि वो ईंट की संख्या कैसे निकालेंगे। लगभग कुछ इसी तरह का ये भी सवाल है। कहता है एक फर्श है, मान लीजिए कि ये एक फर्श है और इसकी ये लंबाई है, ये लंबाई 12 सेंटीमीटर का है, चौड़ाई जो है ना 10 सेंटीमीटर का है, मीटर का है, ये दोनों मीटर का है। कहता है कि हमको ना 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा का कितना आयताकार पट्टी लगाएगा जिससे कि पूरा फर्श ढक जाए। अब देखिए मान लीजिए एक आयताकार ऐसा होगा कुछ, ये होगा क्या 8 सेंटीमीटर होगा, ये होगा 10 सेंटीमीटर, ऐसा कितना इसमें लगेगा, इसकी संख्या पूछ रहा है, पट्टी की संख्या कितना इसमें पट्टी लगेगा। मान लीजिए सपोज इस तरह का और भी पट्टी हो तो क्या करेंगे, इसमें सोचने वाली बात है। पहले देखिए अगर ये सेंटीमीटर में है इसको भी किसमें बदलेंगे हम सेंटीमीटर में। 12 मीटर को 100 से गुना करेंगे तो किसमें बदल जाएगा सेंटीमीटर में, तो 1200 सेंटीमीटर। इसको भी गुना कर देंगे 100 से, किसमें बदल जाएगा सेंटीमीटर में। अब क्या हो जाएगा बताइए 1000 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम क्या करें, अगर इसके पूरे फर्श के क्षेत्रफल में सोचिए एकदम बहुत ध्यान से, अगर पूरे आयताकार फर्श के क्षेत्रफल में एक आयताकार पट्टी से डिवाइड कर दे, भाग दे दे, तो पट्टियों की संख्या नहीं निकल जाएगी। अगर पूरे फर्श के क्षेत्रफल में अगर एक पट्टी के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो पट्टियों की संख्या निकल जाएगी। पता चल जाएगा ये पट्टी हो, टाइल्स हो, ईंट हो, जो भी कुछ हो, इसमें कुछ भी हो सकता है। हम कुछ भी लगाना चाह रहे हैं अपने फर्श पर, ये मेरा फर्श है आयताकार, उसमें कुछ लगा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे आप ये देख ही रहे हैं कि ये 10 सेंटीमीटर था, ये कितना था, ये 8 सेंटीमीटर था और ये 10 सेंटीमीटर था लंबाई पट्टी का। अब हमको क्या करना है, पट्टियों की संख्या निकालते हैं। मान लीजिए पट्टियों की संख्या निकाल रहे हैं। पट्टियों की संख्या कैसे निकालेंगे, पट्टियों की संख्या बराबर होगा कि फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा,
फर्श का क्षेत्र आपको पहले भी बताया कि फर्श के क्षेत्रफल में एक पट्टी के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, पट्टियों की संख्या निकल जाएगी। क्या एक पट्टी का क्षेत्रफल कैसे? अब देखिए फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, फर्श चूंकि मेरा आयताकार है इसलिए आयत का क्षेत्रफल जो होगा वही फर्श का भी क्षेत्रफल होगा। लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है 1200 गुना चौड़ाई क्या होगा 1000। क्या है, दोनों सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी का क्या है लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 8 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर भी कट रहा है, कट जाएगा। बच्चे गलती करते हैं इसमें, लेकिन गलती नहीं करना है। देखिए 0 खत्म। अब 8 से इसको कटा के देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में 15 बार में। 15 गुना 1000 क्या हो जाएगा 15000। अब यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लगाना है, मीटर नहीं लगाना है, क्योंकि ये पट्टियों की संख्या है। क्या होगा ये पट्टियां, 15000 पट्टियां, ये होगा आपका आंसर। आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अब हम इस बात को बहुत बखूबी देख सकते हैं कि कैसे निकाले पट्टियों की संख्या, कैसे निकाले फर्श की संख्या बटे पट्टियों की संख्या। तो देखिए 15000 पट्टियों का संख्या निकाल दिया, आंसर में ये 15000 है, 15000 पट्टियां निकल गया। समझ गए होंगे आप बहुत अच्छी तरह से। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। हानि से 3 गुना लाभ है, जितना हानि होता है हानि का 3 गुना लाभ के बराबर होता है। तो हमको इसमें कैसे निकालेंगे, पहले तो ये जानना चाहिए कि अगर क्रय मूल्य हम x मान लें, क्रय मूल्य क्या मान लें x मान लें, तो हानि कब होगा जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ हो जाएगा। अब कहता है कि 500 में बेचने पर हानि हो गई। हानि का मतलब, इसका मतलब कि हानि हमको कैसे हुआ x माइनस 500, x मेरा क्रय मूल्य है, 500 में हम बेचे हैं, इसका मतलब कि x मेरा क्या है अधिक है और जो विक्रय मूल्य मेरा है वो कम है, इसी पे हमको क्या हुआ हानि। प्रश्न यही कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 500 में बेचने पर हानि होती है, क्रय मूल्य हम x मान लिए हैं तो x माइनस 500। अब देखिए कहता है दूसरा बात कि अगर 700 में बेचा जाता है, अगर इसी को 700 में बेचा जाता है तो लाभ होता है। इसका मतलब 700 माइनस x, इसका मतलब विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है। विक्रय मूल्य अधिक होने और क्रय मूल्य कम होने की स्थिति में क्या होता है लाभ होता है। क्या होता है लाभ। फिर आगे कहता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। हानि से क्या होता है 3 गुना लाभ, मतलब जितना हानि है ये तो आपका हानि हुआ है, इस स्थिति में क्या हुआ है लाभ हुआ है। वही कहता है हानि से 3 गुना हुआ है लाभ, तो 3 गुना हानि बराबर लाभ। तब 3 को इससे गुना करते हैं, 3 गुना x क्या होगा 3x गुना 3 बचे 1500 बराबर 700 माइनस x। अब x को इस तरफ ला लेते हैं, 1500 को उस तरफ कर देते हैं, 3x प्लस x माइनस x था, इस तरफ आएगा तो प्लस x, और इस तरफ भेजेंगे 700 को तो क्या हो जाएगा 1500 को प्लस 1500, क्या हो गया 2200, ये हो गया 4x, x बराबर क्या हो जाएगा 2200 बटे 4, ये कटा देंगे क्या हो जाएगा 550, तो x बराबर क्या हो गया 550 रुपया। यही x क्या माने थे हम क्रय मूल्य माने थे, यही x क्या माने थे क्रय मूल्य माने थे। हो गया ये 550, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी पे 550 है। हो गया। चलिए अगला सवाल साधारण ब्याज से है। साधारण ब्याज में क्या कह रहा है कि कौन सी राशि अर्थात मूलधन, कौन सी राशि अर्थात मूलधन, मतलब कौन सा मूलधन, ये बात पूछना चाह रहा है। कौन सी राशि मतलब मूलधन, कौन सी मूलधन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 हो जाएगी, मतलब इतना हो जाएगा। ये है क्या, ये है मिश्र धन। ये क्या है मिश्र धन, ये क्या है मिश्र धन। ये क्या है आपका, ये है दर, ये क्या है, ये है समय। क्या है समय। इसमें एक फॉर्मूला है, याद रखेंगे, एक फॉर्मूला है मूलधन। मूलधन बराबर होता है, देखिएगा
मिश्र धन गुना 100 बटा 100 जोड़ समय गुना दर, 100 जोड़ समय गुना दर। बस यही फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद भी रखें, इस फार्मूला को याद भी रखें, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, इसलिए इस फार्मूला को याद रखें। मिश्र धन बराबर क्या हो, मिश्र धन क्या दिया है मेरे पास, मिश्र धन आपके पास दिया हुआ ये देखिए 6600 गुना 100 बटा 100 जोड़ समय गुना दर। समय कितना है 4, दर कितना है 8, क्या हो गया 6600 गुना 100 बटे 100 जोड़ 800 को 32, क्या हो जाएगा 132। अब देखिए 66 को एक बार में, 2 बार में, ये कट गया, इसको 2 बार में कटा देते हैं, क्या हो गया टोटल 5000 रुपया क्या हो गया मूलधन। मूलधन बराबर क्या निकल के आ गया, मूलधन 5000 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए मूलधन ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी 5000। चलिए अब देखिए ये भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ये भी सवाल है। इसमें कहता है कि एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, मतलब 1 रुपया में 2 नींबू। देखिए 2 नींबू कितना में खरीदा, 2 नींबू खरीदता है 1 रुपया में, यही बोल रहा है। और कहता है कह रहा है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेच देता है, मतलब 5 नींबू कितने में, किस में बेचता है, 5 नींबू किसके बराबर है 3 रुपया के बराबर। ठीक है, ये देखिए 2 नींबू 1 रुपया में खरीदता है, 5 नींबू 3 रुपये में बेच देता है। तो देखिए अगर 2 नींबू 1 रुपये में, तो 1 नींबू कितने में खरीदेगा 1/2 रुपया में। फिर देखिए अगर 5 नींबू 3 रुपये में बेचता है, तो 1 नींबू कितने में बेचेगा 3/5 रुपया में। ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ये कौन केस हुआ, ये हुआ क्रय मूल्य, ये क्या हुआ विक्रय मूल्य। अब कहता है लाभ, पहले तो लाभ निकालना होगा तब जाके लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ किस स्थिति में होगा, जबकि मेरा क्रय मूल्य से अधिक हो विक्रय मूल्य। तो देखते हैं विक्रय मूल्य अधिक है या नहीं। 1/2 रुपया ये है, ये 3/5 रुपया है। कैसे हम जानेंगे कि कौन ज्यादा है और कौन कम है, ऐसे करके देख लेंगे। एक बगल में कहीं 1/2 और 3/5 लिख लेंगे। देखेंगे इसको ऐसे कर देंगे, 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5, 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6। मतलब इस तरफ बड़ा ज्यादा बड़ा है, मतलब ये क्या है, अगर ये 3/5 विक्रय मूल्य है तो ये क्या है बड़ा है, मतलब विक्रय मूल्य यही है, इसका मतलब लाभ हुआ होगा। क्या हुआ होगा लाभ। तो लाभ बराबर कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है मेरा 3/5 है, विक्रय मूल्य क्या है 3/5 है, क्रय मूल्य क्या है 1/2। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या लिए 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 गुना 2 10, 2 को इससे करेंगे 6, 2 पंचे 10, 5 को इससे गुना करेंगे 5, क्या हो गया 1/10। 1/10 रुपया का क्या हुआ लाभ, लाभ हो गया 1/10 रुपया का। अब लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, हानि भी हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ क्या है आपका 1/10 गुना 100, 1/10 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1/2, क्या है क्रय मूल्य 1/2। अब देखिए ये जीरो कट गया, 10 बटे क्या हो गया 10 बटे 1/2। अब ये पलट देंगे, 10 गुना 2/1 बराबर 10 दूनी 20। 20% का क्या होगा उसको लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। यही आंसर हो गया। ऐसे आप बना सकते हैं, 20% है आंसर, ऑप्शन डी में आंसर हो गया 20% हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखिए, कहता है एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, ठीक, 3/25 अंडे टूट गए। 500 में से 500 का 3/25 का क्या टूट गया। कहता है जो शेष बच गया टूटने के बाद उसका 4/5 भाग बेच दिया गया। जो शेष बच गया टूटने के बाद उसका 4/5 क्या बेच दिया गया।
पूछता है कि बाकी अंडा कितना बचा, शेष क्या बचा। तो देखिए पहले टूट गए अंडे टूटे कितने, या ऐसे लिखते हैं टूटे अंडों की संख्या, टूटे अंडों की संख्या लिखिए। टूटे अंडों की संख्या क्या होगा, 500 गुना 3/25। देखिए कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 60 अंडा टूट गया। बचा कितना, शेष बचे अंडे कितने हैं, 500 माइनस 60, 440 अंडे। अब कहता है कि शेष अंडों का 4/5 भाग भी बेच दिया गया। तो बेचे गए अंडे कितना, 440 का 4/5, 5 अठे 40, 5 अठे 40, 8 चौके 32 के 2, 3, 8 चौके 32 3, 8 चौके 32 3 35, 352 अंडे बेच दिए गए। अब शेष कितने अंडे बचे, तो 440 माइनस 352 शेष अंडे। तो शेष अंडे यही होंगे, शेष अंडे इसका तो क्या हो जाएगा, 440 में 352 घटाएंगे तो 88 अंडे शेष बचे। यही होगा आंसर 88। ये आंसर हो गया, आप देख लीजिए। आज आपका यहाँ तक रहा 2019 का आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या दिक्कत हो तो आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखें। धन्यवाद।